I welcome all the viewers at the Gyan Darshan channel. Today, we are going to discuss the process with respect to refund in the matter of IPF. IPF stands for Investor Education and Protection Fund. When we talk about Investor Education Protection Fund, we have to understand the provision, and then only we can understand that yes, we can take our refund from the fund only. If you have invested in the market, maybe in equity share, and for example, you are not getting the dividend, maybe because your address has changed, maybe because you have not given the correct detail to the company. Company is going to try to give the dividend to you, but the company is getting back dividend. You are not aware that your father has taken some shares from the company. उस केस के अंदर अगर हम बात करें, अगर तो डिविडेंड आपको नहीं मिल रहा है, देन फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आपके फादर ने या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर ने कोई डिपॉजिट रिसीट ली फ्रॉम द लिस्टेड कंपनी, उस लिस्टेड कंपनी अगर हम बात करें डिपॉजिट रिसीट की, तो डिपॉजिट रिसीट के प्रावधान होते हैं कि वो कम से कम 6 महीने की होती है और वो मैक्सिमम 36 महीने की हो सकती है, यानी 3 साल की। 3 साल के बाद वो डिविडेंड डिपॉजिट रिसीट का पैसा वापस मिलना होता है डिपॉजिट होल्डर को। लेकिन बीच में एड्रेस चेंज हुआ या डिपॉजिट रिसीट खो गई या नहीं ध्यान दी गई और इन्वेस्टर यानी जो डिपॉजिट होल्डर थे उनको वो नहीं मिली, मे बी सम ईयर डाउन द लाइन यू केम टू नो कि दैट पैसा जो आपने डिपॉजिट रिसीट के फॉर्म में दिया था वो आपको लेना है। तो कब, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से हम कब पैसा ले सकते हैं, और ये समझना पड़ेगा कि अगर पहले पैसा लेना है तो कब ले सकते हैं और बाद में लेना है तो कैसे ले सकते हैं। तो उससे पहले इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देना चाहूँगा विद रिस्पेक्ट टू प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 125 ऑनवर्ड्स। तो पहले समझते हैं डिविडेंड के लिए। अगर हम बात करें डिविडेंड की, कंपनी को डिविडेंड देना होता है जिस दिन वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके 30 दिनों के अंदर। अगर 30 डेज़ के अंदर डिविडेंड अगर कंपनी ने नहीं दिया तो वो कंपनी का डिफ़ॉल्ट हो जाता है। 5 विद इन ए पीरियड ऑफ 5 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड कंपनी को अपना एक बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है जिसको बोलते हैं स्पेशल डिविडेंड अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर वो अपना सारा का सारा पैसा डाल देते हैं डिविडेंड का। उस अकाउंट से सभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड मिलता है। अगर कोई भी डिविडेंड वापस आ जाता है, बिकॉज आज के डेट में जो डिविडेंड दिया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिया जाता है, और अगर वो डिविडेंड वापस आ जाता है, मे बी बैंक अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड और बैंक अकाउंट हैज़ बीन इनएक्टिव, या अगर किसी शेयर होल्डर का अकाउंट नंबर नहीं है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट डिटेल नहीं है, तो उनको चेक के फॉर्म में या वारंट के फॉर्म में दिया जाता है। अगर वो भी वापस आ जाता है क्योंकि शेयर होल्डर ने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, देन इन दैट सिचुएशन वो डिविडेंड अनक्लेम्ड या अनपेड रहता है। कंपनी 30 दिनों के अंदर जितना डिविडेंड पे कर पाती है उतना करती है, और उसके बाद जो बचा हुआ डिविडेंड है वो एक स्पेशल डिविडेंड अकाउंट ओपन करके विच इज़ कॉल्ड अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अकाउंट ओपन करके वो पैसा वहाँ पर डाल देती है, और वो पैसा उस अकाउंट के अंदर 7 सालों तक रहता है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका अगर डिविडेंड अनक्लेम्ड है तो वो कितना पीरियड उसका हो चुका है, क्योंकि 7 सालों तक वो पैसा वहाँ पे रखा हुआ है। अगर आपके 7 साल नहीं हुए हैं तो आप कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं और कंपनी से अपना डिविडेंड अमाउंट ले सकते हैं। लेकिन अगर 7 साल पूरे हो चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, तो उसके बाद पैसा कंपनी को वो पैसा इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करना होता है। अगर कंपनी ने पैसा एक बार इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद कंपनी खुद आपको उस अकाउंट से निकाल कर नहीं दे सकती। उसके बाद आपको खुद एक IPF 5 फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा, एंड देन आप उसके अकॉर्डिंगली वो वहाँ से पैसा निकाल सकते हैं। तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस हाउ टू टेक रिफंड फ्रॉम द इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने जो डिस्कस किया वो किया डिविडेंड के बारे में। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में केवल डिविडेंड ही नहीं, डिविडेंड के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रेडिट होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट डिपॉजिट रिसीट, तो डिपॉजिट का अमाउंट भी क्रेडिट होता है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, डिपॉजिट रिसीट कंपनी इशू कर सकती है, केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकती है। अगर वो इशू करती है तो उसका मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 36 मंथ्स का
टाइम पीरियड होता है। अगर मिनिमम 6 मंथ्स की बात करें और मैक्सिमम 36 मंथ्स की हम बात करें, तो किसी भी पीरियड का अगर आपने लिया है, फॉर एग्जांपल आपने 1 साल का लिया, तो 1 साल के बाद वो मैच्योर हो गया। मैच्योर होने के बाद वो कंपनी आपको पैसा देगी जब आप उसको अप्लाई करेंगे कि ठीक है ये मैच्योर हो गया तो हमें मिल जाए। बट अगर 6 महीने या साल भर का जो भी आपने रिसीट लिया, 36 महीने की रिसीट लिया, आपने नहीं लिया और कंपनी ने आपको रिफंड करने की कोशिश करी, पैसा वापस करने की कोशिश करी, बट आपके पास वो पैसा नहीं पहुंचता है, क्यों? क्योंकि आपने एड्रेस चेंज कर लिया एंड यू हैव नॉट इन्फॉर्म टू द कंपनी। इसी तरीके से आपने अपनी डिटेल्स चेंज कर ली, कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया, तो कंपनी के पास वो पैसा पड़ा रहेगा। अब कंपनी को वो पैसा भी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। इस तरीके से अगर आप डिबेंचर होल्डर हैं तो डिबेंचर होल्डर का पैसा भी वहाँ चला जाएगा। अब मैंने आपसे शेयर्स की बात की थी, डिविडेंड की बात की थी। ये डिविडेंड इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में चला जाता है आफ्टर पीरियड ऑफ 7 ईयर। लाइक वाइज कंपनी हैज़ टू ऑल्सो ट्रांसफ़र द शेयर एज वेल, कि अगर डिविडेंड जो है वो भी वहाँ चला जाएगा। अगर मान लीजिए शेयर्स हैं वो भी अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं तो वो भी वहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड विच इज़ टोटली कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, वहाँ से अब आपको पैसा लेना पड़ेगा। अगर एक बार आपका पैसा, चाहे वो डिविडेंड का हो, चाहे वो आपका मैच्योर डिपॉजिट का हो, चाहे वो आपके डिबेंचर्स हो या फिर इंटरेस्ट, कुछ भी पैसा है वो वहाँ पे चला जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें पैसा वहाँ से लेना है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड से पैसा लेना है, तो हम कैसे लेंगे। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस certain things with you. I have already discussed about that the investor education protection fund, what are the amount which are to be credited. As I discussed unclaimed dividend, as I also discussed mature deposit, I have also discussed the debenture amount, the debenture payment, and also the interest they are on. Now I am going to discuss you the process of taking money back, or I will say in another word, refund back from the fund. I'm all telling you from investor point of view, because here there are three parties here. One is investor who is going to apply. Second is the Ministry of Corporate Affairs, which is regulating this fund and giving you the money. And the third is the company which has transferred the fund to the which has transferred the money to the fund, which is helping the ministry and giving the verification report. So I'm going to discuss all the three part, but majorly my focus is on the investor, so that आप लोगों को ये पता लग सके कि आपको अपने पार्ट पर क्या करना है। मिनिस्ट्री एज वेल एज कंपनी अपना पार्ट पूरा करेंगे, क्योंकि उन लोगों को इसकी ऑलरेडी डायरेक्शंस हैं। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे IPF 5 फॉर्म की, जिस IPF 5 फॉर्म को आप इलेक्ट्रॉनिकली भर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको IPF की वेबसाइट पर जाना है, www.ipf.gov.in। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं भी ध्यान रहता तो भी आप सिंपली IPF को गूगल पे टाइप करेंगे और अकॉर्डिंगली क्लिक कर देंगे, देन यू विल कम टू नो द फर्स्ट स्लाइड ऑफ IPF, एंड देन यू मे क्लिक एंड यू मे गो टू द IPF वेबसाइट। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर IPF फॉर्म मिल जाएगा और आप उसके अंदर उस फॉर्म को भर सकते हैं। पहले ये फिजिकल फॉर्म था, आप PDF के फॉर्म में भरते थे और अपलोड करते थे, अब ये वेब बेस्ड फॉर्म है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें IPF 5 फॉर्म की, तो ये IPF 5 फॉर्म कौन भर सकता है? जो सिक्योरिटी होल्डर है वो भर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अगर सिक्योरिटी होल्डर की डेथ हो गई, देन इन दैट सिचुएशन कौन भरेगा? ये भी अपना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेदर द रिलेटिव ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, डिसीज मतलब जो गुजर चुके हैं, डिसीज पर्सन, whether that the relative of the deceased person may file IPF 5 फॉर्म, द आंसर इज यस। मिनिस्ट्री ने सुविधा दी है इस फॉर्म के अंदर कि उनके रिलेटिव भी इसको भर सकते हैं। अब रिलेटिव होने का प्रमाण भी देना पड़ता है, जो कि मैं आपके सामने रखूंगा कि कैसे आपको प्रमाण देना पड़ता है। जब आप लास्ट में पहुंचेंगे उसकी अटैचमेंट लगानी पड़ती है। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम वेब बेस्ड फॉर्म IPF 5 फॉर्म फाइल करेंगे और वो उसको भरने की कोशिश करेंगे वहाँ पर। और IPF 5 फॉर्म वेब बेस्ड फॉर्म, जैसे मैंने बताया, तो वेब बेस्ड फॉर्म चलेगा। थोड़ा सा मैं आपको भरने से पहले फॉर्म
का कैसे भरा जाता है उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप IPF ई फॉर्म फाइल कर देंगे, प्रोसेस वाइज क्या है कि सबसे पहले IPF ई फॉर्म 5 वेब बेस्ड फॉर्म फाइल किया जाएगा। फाइल करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट के थ्रू वो कंपनी के नोडल ऑफिसर को चला जाएगा। नोडल ऑफिसर कंपनी के बिहाफ पर या तो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं या फिर डायरेक्टर्स होते हैं। When the company has already informed about the nodal officer, then that person will be the nodal officer. Otherwise, all the director will be considered as nodal officer. और जैसे ही आपने फॉर्म फाइल किया, ऑटोमेटिकली वो फॉर्म कंपनी को चला जाएगा एंड कंपनी को उस फॉर्म को वेरीफाई करते हुए अपनी की वेरिफिकेशन रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को देनी है उसको। और जब वो अपनी ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट देगी तो वो सेम चालान नंबर या SRN नंबर के साथ देगी सो दैट कि वो ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट जा सके। ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट के थ्रू कंपनी वेरीफाई करती है कि यस ये अमाउंट पर्टिकुलर शेयर होल्डर का है और उनके सारे दस्तावेज सही हैं एंड सिग्नेचर, सिक्योरिटीज़, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़, सारी चीज़ें मैच हो रही हैं एंड अकॉर्डिंगली जब ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो मिनिस्ट्री उसको वेरीफाई करती है एंड देन मिनिस्ट्री आपका रिफंड प्रोसेस करती है। तो इसके अंदर 3 स्टेप हैं। पहला, आप अपनी तरफ से IPF फॉर्म फाइल करेंगे। सेकंड, फॉर्म फाइल जब हो जाएगा तो वो पहुंचेगा थ्रू MCA वेबसाइट ऑटोमेटिकली टू द नोडल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, जनरली कंपनी सेक्रेटरी और मे बी द डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। दे विल वेरीफाई एंड दे विल फर्निश द ई वेरिफिकेशन रिपोर्ट एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विल चेक आउट एंड रिलीज द पेमेंट इन योर अकाउंट। अब आप सोचेंगे आपके अकाउंट में कैसे चला जाएगा? जब आप IPF 5 फॉर्म फाइल करेंगे तो वहाँ पर डिटेल्स भी जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल द कंटेंट ऑफ IPF 5 फॉर्म एज वेल। नाउ कमिंग टू द कंटेंट, जैसे ही आप IPF फॉर्म को क्लिक करेंगे, इट इज़ अ वेब बेस्ड फॉर्म, ये आपसे डिटेल मांगेगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा डिटेल, क्योंकि अगर आपने डिटेल अपनी गलत दी तो आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डिटेल के अंदर जो सिक्योरिटी होल्डर का नाम है वो नाम आना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो फॉर्म के ऊपर तो पर्टिकुलर ऑफ एप्लीकेंट आ रहा है। एप्लीकेंट मींस जो अप्लाई कर रहा है, और जनरली इसमें 2 तरह के एप्लीकेंट होंगे, इंडिविजुअल जिसने शेयर लिए या फिर कोई एंटिटी भी हो सकती है जिसने शेयर लिए। तो आप अकॉर्डिंगली रेडियो बटन के थ्रू सेलेक्ट करेंगे वेदर इंडिविजुअल और अदर। इन केस ऑफ इंडिविजुअल आप नाम देंगे, मिडल नेम देंगे, फादर लास्ट नेम देंगे, देन फादर का भी मेन नेम, मिडल नेम एंड लास्ट नेम। आप ध्यान दीजिएगा इसमें डेट ऑफ बर्थ आ रही है, डेट ऑफ बर्थ आप देंगे, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके पैन कार्ड पे भी होगी, तो वो सब चीज़ें मैच होंगी। अगर आपने कहीं भी कोई डिटेल दी तो वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपकी क्लियर नहीं होगी फ्रॉम द साइड ऑफ द कंपनी, वहाँ पर वो मिसमैच का रिजेक्शन ग्राउंड दे सकते हैं। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया आपने, आफ्टर दैट आपने अपना पैन नंबर दिया। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आप पैन नंबर दे रहे हैं तो करेक्ट पैन नंबर भरें, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये ई फॉर्म लिंक्ड है विद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वेबसाइट से भी। जैसे ही वेरीफाई पैन का ऑप्शन जो आता है वहाँ पर क्लिक करेंगे आप, तो वो ऑटोमेटिकली आपका पैन वेरीफाई कर देगा और अकॉर्डिंगली आपका पैन सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी फॉर्म के अंदर आपसे एड्रेस मांगा जाता है, आप उसमें अपना एड्रेस दीजिए, जो भी आपका करेक्ट एड्रेस है वो आपको देना पड़ेगा। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपका एड्रेस चेंज हो गया था, कोई बात नहीं है, आपका जो भी करंट एड्रेस आ रहा है आप वो दीजिए और उससे रिलेटेड फिर डॉक्यूमेंट हम बाद में अटैच कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंडेटरी अटैचमेंट है इस ई फॉर्म की वो तो हम लगाएंगे, बट इसके साथ साथ कोई और अटैचमेंट जो कि हमें लगता है ज़रूरी हो सकती है वो भी हमें लगानी चाहिए। जैसे कि हमारा एड्रेस अगर चेंज हो गया था, कंपनी के रिकॉर्ड्स में हमारा पुराना एड्रेस है और हमने इन्फॉर्म नहीं किया, आज हम क्लेम करना चाहते हैं तो हम अपना नया एड्रेस लगा देंगे और उससे रिलेटेड एड्रेस प्रूफ भी वहाँ लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर एक सुविधा है कि फ़ोन नंबर की भी, तो हम अपना मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर नहीं है तो लैंडलाइन नंबर भी डाल सकते हैं, जिससे कि कंपनी आपको अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए या मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी फ़ोन करना चाहे तो वो फ़ोन कर सके। आगे बढ़ते हैं। IPF 5 फॉर्म में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें जो सेकंड जो डिटेल देनी है वो डिटेल देनी है कंपनी की। यानी अगर आप IPF फॉर्म फाइल कर रहे हैं, किस कंपनी के से रिलेटेड वो शेयर्स थे उसके रिलेटेड आपको डिटेल देनी पड़ेगी। तो यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द कंपनी अलॉन्ग विद सेन नंबर। जब आप नाम यहाँ पर लिखेंगे तो एक सर्च
ऑप्शन दे रखा है, जैसे ही उस सर्च पे जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से सर्च करके आपका नाम वहाँ पे दिखाएगा कंपनी का, और आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस फॉर्म के अंदर कंपनी की डिटेल्स आ जाएंगी, नेम ऑफ द कंपनी आ जाएगा, और साथ ही साथ उनका कंपनी का एक कंपनीज आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो आ जाएगा, और एड्रेस भी आ जाएगा, एंड ईमेल आईडी भी आ जाएगा। यानी ये चारों फील्ड ऑटोमेटिकली आपकी फिल हो जाएंगी, आपको अपने आप से फिल करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू सेलेक्ट द नेम करेक्टली। कई बार ये भी होता है कि पता लगा आपके पास मे बी फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई पर्सन थे जिनके पास शेयर्स थे, बट आपको नहीं पता थे, फॉर मे बी 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन आपको पता लगा, और वो एक नहीं एक से ज़्यादा कंपनीज के शेयर थे, तो आपको एक नहीं एक से ज़्यादा कंपनीज के IPF फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूज़न, आप किस कंपनी का फॉर्म भर रहे हैं उसी कंपनी के शेयर्स की डिटेल डाल रहे हैं। ये नहीं कि एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, और एक्स कंपनी की डिटेल वाई में डाल दी और वाई की एक्स में डाल दी, तो वहाँ पे मिसमैच हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, IPF फॉर्म की तरफ अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो पॉइंट नंबर 3 आता है। इसके अंदर वो मांग रहे हैं, इज इट ए केस कवर्ड अंडर रूल 7, 8 एंड 7, 9 ऑफ द IPF रूल 2016। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि इन केस द सिक्योरिटी होल्डर इज नॉट देयर, then in that situation can a relative of the security holder may file? The answer is yes. Name of the original security holder यहाँ पे डालना पड़ता है, and the person who is going to claim may be a relative, डिटेल उसकी डालनी पड़ती है। तो नेम ऑफ द ओरिजिनल सिक्योरिटी होल्डर आपका आ जाएगा, रिलेटिव रिलेशन ऑफ द क्लेमेंट विद सिक्योरिटी होल्डर आ जाएगा, एंड नंबर ऑफ नॉमिनी, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ फादर हैज़ परचेज द शेयर, फादर हैज़ अ वन नॉमिनी मे बी सन और डॉटर, तो नंबर ऑफ द नॉमिनीज आ जाएंगे। अगर नॉमिनी 1 है तो 1 आ जाएगा, नॉमिनी 2 है तो 2 है तो 2 आ जाएंगे, एंड डिटेल ऑफ द नॉमिनी एंड द बेनिफिशियरी विल कम आफ्टर दैट। अब हम बात करते हैं आगे, IPF फॉर्म 5 के थ्रू हम जब क्लेम करना चाहते हैं तो हम डिविडेंड क्लेम करना चाहते हैं या डिविडेंड के साथ से शेयर्स भी क्लेम करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ टाइम के बाद 7 ईयर डाउन द लाइन कंपनी ने डिविडेंड के साथ साथ शेयर्स भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं, क्योंकि 7 साल तक ना तो डिविडेंड कोई लेने वाला आया ना ही शेयर्स लेने आया, तो दोनों ही कर दिए। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, अगर आपके शेयर्स भी ट्रांसफ़र हो चुके हैं IPF में तो आप अमाउंट एंड शेयर्स दोनों ही पे क्लिक कर सकते हैं रेडियो बटन के थ्रू, और अगर आपने केवल डिविडेंड क्लेम करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब आपके मन में या सबसे पहले ये अनदर क्वेश्चन आता है कि अगर हम क्लेम कर रहे हैं और 7 साल तक अगर हमारा डिविडेंड अमाउंट हमने क्लेम नहीं किया और कंपनी ने वो ट्रांसफ़र कर दिया IPF फंड के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा, कंपनी तो हर साल डिविडेंड दे रही थी। अगर मैं बात करूं जानी मानी कंपनी लाइक ONGC साल में 2 बार डिविडेंड देती है। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने, जो कि मेंबर है कंपनी का, उसने क्लेम नहीं किया तो उसके हर साल के 2 डिविडेंड पेंडिंग हो जाएंगे, और 7 सालों में तो 14 डिविडेंड पेंडिंग हो जाएंगे। तो देयर मे बी सिचुएशन कि आप एक ही कंपनी के बहुत सारे डिविडेंड क्लेम करना चाहें। अब उस सिचुएशन में क्या करेंगे? अब क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि क्या ये IPF फॉर्म 14 बार भरा जाएगा? द आंसर इज नो। फिर क्या होगा? IPF फॉर्म के अंदर ये सुविधा दे रखी है कि आप क्लेम कितने भरना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ क्लेम्स। तो यहाँ पर मैं अगर बात करूँ इस फॉर्म के अंदर, तो टाइप ऑफ क्लेम के अंदर आप भरेंगे अमाउंट एंड शेयर या फिर अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, डिटेल ऑफ शेयर क्लेम्ड, डिटेल ऑफ शेयर क्लेम्ड। तो यहाँ पर आप उन शेयर्स का फोलियो नंबर जो होगा वो आप डाल देंगे, जो कि शेयर सर्टिफिकेट पे होता है, वहाँ पे डाल देंगे। टाइप ऑफ होल्डिंग, फोलियो नंबर, टाइप ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 जो इस फॉर्म के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिटेल ऑफ अमाउंट क्लेम्ड एंड नंबर ऑफ क्लेम्स। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अगर आपके 14 क्लेम पेंडिंग है, 10 क्लेम पेंडिंग है, जो कि कंपनी ने 10 बार डिविडेंड दिया, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं 14 या फिर 10। अगर आपका सिर्फ एक ही डिविडेंड क्लेम करना है तो आप 1 मेंशन कर सकते हैं, एंड यू मे गिव द डिटेल। आप डिटेल दे सकते हैं, टाइप ऑफ क्लेम, टाइप ऑफ होल्डिंग, फोलियो नंबर, अमाउंट ऑफ क्लेम, फाइनेंशियल ईयर, कौन सा फाइनेंशियल ईयर का आप क्लेम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप फाइनेंशियल ईयर का क्लेम कर रहे हैं 2004-5 का, या फाइनेंशियल ईयर क्लेम कर रहे हैं 2009-10 का, तो आपको वो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप क्लेम करना चाहते हैं। और
रही बात की रीज़न ऑफ नॉन एनकैशमेंट, आपने वो डिविडेंड अमाउंट क्लेम क्यों नहीं किया, तो उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा. रीज़न आपका मे बी आपका यू वर नॉट अवेयर अबाउट द that the your father has shares. मे बी आपके फादर अर्ली एज में जब आप छोटे थे तो गुजर गए, आपके डिटेल नॉलेज नहीं थी. बाद में जब आपने पुरानी चीज़ें दस्तावेज देखे, देन यू केम टू नो कि दैट यस योर फादर इज हैविंग शेयर्स ऑफ वेरियस कंपनी, दीज आर द फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट. और अब आपने मे बी 10 ईयर डाउन द लाइन उसके ऊपर कार्रवाई की और आपने देखा कि अच्छी अच्छी कंपनीज के शेयर थे, उन्होंने डिविडेंड दिए थे और वो अब IPF फंड में है, तो आप क्लेम करना चाहते हैं. तो इस तरीके से आपने ये पूरा फॉर्म भरा. अब हम बात करते हैं आगे कि अगर इसी फॉर्म के अंदर आपको डिटेल देनी है अपने बैंक अकाउंट की, क्योंकि IPF अथॉरिटी आपको कैश तो देगा नहीं, सारा ही चैनल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म के थ्रू बना हुआ है. तो IPF अथॉरिटी आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफ़र कर देगा. जैसे कि मैंने बताया, IPF अथॉरिटी कब ट्रांसफ़र करेगा, जब ये फॉर्म फाइल हो जाएगा, कंपनी अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट दे देगी IPF अथॉरिटी को, और IPF अथॉरिटी उस वेरिफिकेशन रिपोर्ट से सेटिस्फाइड होगी, देन ओनली IPF अथॉरिटी विल ट्रांसफर द फंड इन योर बैंक अकाउंट. तो पॉइंट नंबर 7 के अंदर रिफंड करने के लिए बैंक अकाउंट डिटेल दी जाती है. बैंक अकाउंट नंबर आएगा, उसमें बैंक का नाम आएगा, IFSC कोड आएगा और ब्रांच आएगा. तो दीज आर द 4 आइटम्स or 4 information which you have to fill in the form itself. Now coming to the most important part of this form, which is attachments. हमें कौन कौन सी attachment यहाँ पे लगानी है, और लगाने के बाद जब ये फॉर्म फाइल हो जाएगा तो हमारा एक एक्शन और होता है. हमें 2 एक्शन करने होते हैं. एक तो IPF 5 फॉर्म फाइल करना है, और साथ ही साथ फिजिकली कुछ डॉक्यूमेंट नोडल ऑफिसर यानी कंपनी को के नोडल ऑफिसर को भेजने हैं. तो मैं अभी उसमें बाद में आता हूँ. सबसे पहले इस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं. नाउ कमिंग टू द अटैचमेंट पार्ट, कि क्या क्या हमें अटैच करना है इस फॉर्म के साथ इलेक्ट्रॉनिकली. सबसे पहले तो हमें क्लेम जो कर रहा है उसका आधार कार्ड उसके अंदर अटैच करना है. अच्छा, कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि कई बार क्या होता है कि मैं शेयर अपने नाम पर भी ले लेता हूँ, एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ माई वाइफ एज वेल. तो मैं और मेरी वाइफ दोनों के नाम पर भी शेयर है, तो हम जॉइंट शेयर होल्डर हो गए. तो कॉन्सेप्ट जॉइंट शेयर होल्डर का भी है. अगर आप जॉइंट शेयर होल्डर हैं तो आप दोनों ही जो जॉइंट शेयर होल्डर हैं वो अपना अपना आधार कार्ड लगाएंगे. तो आधार कार्ड ऑफ द क्लेमेंट, एंड इफ जॉइंट होल्डर आर देयर, कॉपी ऑफ द आधार कार्ड ऑफ ऑल द जॉइंट होल्डर शेल बी अटैच्ड विद द फॉर्म इटसेल्फ. नेक्स्ट, in case of NRI, in case of foreigner, here concept is कि that passport copy और POI कार्ड या OCI कार्ड वो लगेगा in case of foreigner और NRI. After that, client master list of demat account of the claimant. ये आपको आपका अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है तो वो आपका जो DP होता है वहाँ से मिल सकता है. अदरवाइज आप एक बार कंपनी में भी पूछ सकते हैं इसके बारे में. आफ्टर दैट, प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट, यानी शेयर वो आप ही के नाम पे थे, आपके पास हैं, अगर फिजिकल फॉर्म में है तो वो उसकी बात कर रहे हैं. तो अगर आपके पास फिक्स रिसीट की कॉपी है, यानी डिपॉजिट रिसीट की कॉपी है, या शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी है, तो शेयर सर्टिफिकेट की कॉपी, फिक्स रिसीट की कॉपी, वो आप इसमें लगाएंगे. क्योंकि आप क्लेम करना चाह रहे हैं तो आपको प्रमाण देना पड़ेगा कि यस यू आर द ओनर ऑफ दिस शेयर एंड यू आर हैविंग दिस शेयर, और उस शेयर्स पे, शेयर सर्टिफिकेट पे आपका नाम भी लिखा होगा. या तो फ्रंट में लिखा होगा, ओरिजिनल ऑलरेडी आप रहे होंगे, या फिर अगर वो आपने किसी से परचेज किए थे बाय वे ऑफ ट्रांसफर, तो शेयर सर्टिफिकेट के बैक साइड पर एंडोर्समेंट की फॉर्म में आपका नाम होगा. तो दोनों जगह में से होगा. जब आप शेयर सर्टिफिकेट के स्कैन करके अटैच करेंगे तो आपको दोनों तरफ से स्कैन करना पड़ेगा चाहिए, और साथ ही साथ जो डिपॉजिट रिसीट है वो भी आपको इसी तरीके से स्कैन करनी चाहिए. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डेथ सर्टिफिकेट, ये कब ज़रूरी होता है? इन केस अगर जो होल्डर है, शेयर होल्डर है, अगर वो उसकी डेथ हो गई है, उस केस में उनके रिलेटिव क्लेम करेंगे और वो अपना रिलेशन बताएंगे फॉर्म के अंदर, और साथ ही साथ डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगाएंगे. सक्सेशन सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें, सक्सेशन सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट कि आप विल या सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है इन दिस केस. इंडेमनिटी बॉन्ड और नो ऑब्जेक्शन
सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर होल्डर, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर हैं तो उस केस में होता है। आफ्टर दैट इस फॉर्म के अंदर एक डिक्लेरेशन दे रखी है, यहाँ पर डिक्लेरेशन पर रेडियो बटन पर क्लिक करेंगे और आई एग्री करके आप आगे बढ़ जाएंगे। एंड आफ्टर दैट आप कंटिन्यू का बटन दबाएंगे। दो तरीके की मोबाइल वेरिफिकेशन होती है यहाँ पर, एक मोबाइल वेरिफिकेशन होती है और एक ईमेल वेरिफिकेशन होती है। तो दो तरह की वेरिफिकेशन होती है, दोनों तरह की वेरिफिकेशन में OTP आएंगे, ये भर देंगे और आप फाइल कर देंगे। जैसे ही आप फाइल करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और ऑटो जनरेट होंगे दो तीन चीज़ें। एक तो इंडेमनिटी बॉन्ड आपका ऑटो जनरेटेड होगा, एडवांस रिसीट ऑटो जनरेटेड होंगे और आप ये फिर फाइल कर देंगे। इस तरीके से आपका ये फॉर्म फाइल हो जाएगा। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे स्लाइड में कुछ कंटेंट्स दे रखे हैं जो कि फॉर्म के ही कंटेंट हैं। अब मैं सिर्फ आपके सामने ये रखूँगा कि क्या ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन होते हैं। अगर आपका सिक्योरिटीज़ नंबर मिसमैच है या फिर आपका नाम मिसमैच है, सिग्नेचर मिसमैच है, तो इस तरीके से वो ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन बनते हैं। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको क्या करना है, वो फॉर्म को प्रिंट आउट निकालना है, साइन करना है और जितनी भी अटैचमेंट थी वो सारी अटैचमेंट नोडल ऑफिसर को भेजनी है। और आफ्टर दैट आपका वो कंप्लीट वर्क हो जाएगा। उसके बाद कंपनी खुद अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट देगी और IPEF अथॉरिटी को अपनी वेरिफिकेशन रिपोर्ट सबमिट कराने के बाद IPEF अथॉरिटी आपका पैसा रिलीज कर देगी। आई होप यू अंडरस्टूड द पॉइंट। थैंक यू फॉर द डे।